बच्चों रिवीजन शुरू कर रहे हैं हम हाउस प्रॉपर्टी की। बच्चों शोर नहीं, इधर देख लो। अब बिल्कुल किसी ने कोई शोर नहीं मचाना। रिवीजन शुरू कर रहे हैं हम हाउस प्रॉपर्टी हेड की। हाउस प्रॉपर्टी हेड की रिवीजन सेक्शन नंबर से शुरू करने लगे हैं। सेक्शन नंबर बताओ। 22 सेक्शन नंबर चार्जिंग सेक्शन है 22। चार्जिंग सेक्शन कहते हैं कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी? बिल्डिंग और लैंड पर्टनेंट देयर, तो मतलब उसके साथ कोई भी जो छोटा सा लैंड लगता है, चाहे वो गराज हो चाहे पार्क हो, लेकिन सिर्फ लैंड की जो रेंटल इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती है। अगर सिर्फ लैंड की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती है तो कौन से हेड में जाती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और अदर सोर्सेज एज द केस में बी। तो इसके केस में ओनर होना जरूरी है। हाँ जी, प्रॉपर्टी का अगर ओनर है तो ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम जाएगी। अगर लैंड मेरी नहीं है लेकिन लैंड के ऊपर की जो बिल्डिंग है उसका ओनर मैं हूँ और जो बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, फिर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जा सकता है। जा सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ब्रिक किल्न का, ईंटों के भट्टे। वो लैंड मेरी नहीं होती पर उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा करा होता है उसका ओनर मैं होता हूँ। तो अगर वो मैंने किसी को रेंट पे चढ़ा दी, उससे जो रेंट आ रहा है किस हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगा। यही हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा होगा, जैसे लीज लैंड पे हमने बिल्डिंग बट खड़ी करती है तो बिल्डिंग का टैक्स भी देना पड़ेगा। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ कि लैंड अगर लीज पे है, लैंड का ओनर मैं नहीं हूँ लेकिन उसका बिल्डिंग का ओनर मैं हूँ, तो उससे अगर मुझे कल को कोई रेंट आ रहा है वो किस हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। क्लियर है? यही यही बात हमने करी थी। उसके बाद क्या डीम्ड ओनर जो होता है उसका जो किराया वो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा? हाँ जी, डीम्ड ओनर का किराया भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। प्रॉपर्टी चाहे लीज होल्ड हो चाहे फ्री होल्ड हो, दोनों का किराया किसमें जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगा। ये सारी हमने कंडीशन इसमें करते रहे थे। क्या कॉम्पोजिट रेंट, कॉम्पोजिट रेंट एक वर्ड करा था हमने, क्या करा था कॉम्पोजिट रेंट? कॉम्पोजिट रेंट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग का रेंट नहीं, बिल्डिंग के साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो आपको दी है, सपोज फर्नीचर लगा के दिया है, फॉर एग्जांपल एसी लगा के दिया है, तो उसका जो रेंट है क्या वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है? अगर सेपरेटेबल नहीं होगा तो फिर तो जाएगा। अगर सेपरेटेबल नहीं होएगा फिर तो जाएगा। अगर उसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ तो अदर में जाएगा। इसका एग्जांपल क्या करा था? सिनेमा वाला। अगर मैंने एक सिनेमा किराए पे किसी को दिया, क्या सिनेमा सिर्फ बिल्डिंग किराए पे नहीं दिया? नहीं, सिनेमा में चेयर प्रोजेक्टर वो इकट्ठे ही किराए पे जाते हैं, तो उसका जो रेंट है वो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा। वो किस में जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्सेज ऐसी केस में भी। पर अगर मैंने एक घर घर किराए पे देता हूँ, घर फर्निश्ड किराए पे भी दे सकता हूँ, अनफर्निश्ड भी किराए पे दे सकता हूँ, तो अगर वो सेपरेट कर सकता हूँ, सपोज मैंने 30,000 महीने पे दिया, मुझे मार्केट में पता लग जाता है अनफिनिश्ड का किराया 20,000 है, तो 10,000 किसका किराया हो गया? फर्नीचर का। तो 20,000 जो बिल्डिंग का किराया वो तो चले जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, और 10,000 जो किराया वो किस में चले जाएगा? अदर में। मैंने किसी को कोई फर्नीचर की जगह लिफ्ट लगा के दे दी, एलईडीज लगा के दे दिए बड़े बड़े, तो उनका किराया किस में चले जाएगा? अगर स्प्लिट कर सकता हूँ अदर सोर्सेज या बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, बाकी किराया किस में चल जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्पोजिट रेंट। यही हमने करा था। तो ये कौन सा सेक्शन हमने करा था? ये चार्जिंग सेक्शन में सब बोलते हैं। ये क्या है? चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22 है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पड़ी है तो उसका ओनर कौन मानेंगे? अभी उसका कोई डिसीजन नहीं आया। डिस्प्यूट मींस कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट का डिसीजन ही आया एक बार ही। जो कोर्ट का डिसीजन आ गया वो तो फाइनल ही है। अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, कोर्ट ने कह दिया ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए की है, तो मिस्टर ए की ही रहेगी। पर आपको पता है इंडिया में झगड़े बहुत देर देर तक चलते हैं, तो जब तक झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ तब तक उसका ओनर किसको मानूंगा? जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा, ये हमने पढ़ा भी, अभी बुक्स में पढ़ा भी देंगे। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा वो ही हम मानेंगे। क्लियर? ये कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 22 चार्जेबल सेक्शन हो गया। इसके बाद सेक्शन कौन सा था? 23 क्या कौन सा था सेक्शन? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू एनएवी। एनएवी इज नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेरी गुड। ये देखो, ये चार्ट में हमने करा था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता था? ये नीचे चार्ट हमने इसका ये बनाया था। फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। वर्डिंग यही लिखनी है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। पर कैलकुलेट करने के लिए इजी के लिए हमने चार्ट बना लिया था कि जो हायर आएगा और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, मतलब सेम है पर वर्डिंग वो लिखनी है हमने। इसमें से म्यूनिसिपल वैल्यू का क्या मतलब होता था? तो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वैल्यू फिक्स करी होती थी जिसपे मैं अपने म्यूनिसिपल टैक्सेस देता था। फेयर रेंट का क्या मतलब होता था?
अब इसको सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी में जिसका रेंट जो चल रहा है, अगर मेरी इस लोकेलिटी में सेम प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। स्टैंडर्ड रेंट का क्या मतलब होता था, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट ने रेंट फिक्स कर दिया होता था, यही हमने करा था। तो इससे क्या आ जाता था मेरा जीएवी, एक्चुअल रेंट मीन जो मैंने एक्चुअल में रिसीव करा है। लेकिन एक्चुअल रेंट में से क्या माइनस हो जाता था, क्योंकि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल था, क्या माइनस कर देता था मैं, अगर कोई रेंट मुझे रियलाइज नहीं हुआ, अनरियलाइज रेंट मीन किराएदार रहा तो 12 महीने पर, अगर उसने 10 महीने का ही किराया दिया, 2 महीने का दिया ही नहीं, तो अनरियलाइज रेंट माइनस हो जाएगा, प्रोवाइडेड। अगर वो पूरे साल का मिलता है तो वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, बाद में करेंगे। माइनस कब होएगा, प्रोवाइडेड रूल 4 की कंडीशन फुलफिल होए। रूल 4 की कंडीशन क्या थी, कि मेरी टेनेंसी जेन्युइन थी, मैंने किराएदार को अगर उसने रेंट नहीं दिया, 2 महीने का घर से बाहर निकाल दिया, और अगर वो बाहर नहीं निकल रहा, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया कि तू घर से बाहर निकल। तीसरा, किराएदार मेरी किसी और प्रॉपर्टी में किराएदार नहीं है। चौथा, जो ये मैंने रेंट नहीं दिया, उसने 2 महीने का रेंट नहीं दिया था मुझे, उसके अगेंस्ट भी मैंने एक्शन ले लिया है, मैं रिकवर कर सकूं, तो ही माइनस होएगा। और अगर ये रेंट इस साल माइनस हो गया, सपोज 4 साल बाद मैं रिकवर करता हूं, तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, 4 साल बाद अगर रिकवर करते हो तो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन टैक्सेबल तो ही होएगा अगर पहले सालों में माइनस करा था। अगर पहले साल में माइनस नहीं करा था तो आने वाले सालों में टैक्सेबल भी नहीं होएगा। पहले साल में माइनस कब नहीं करूंगा, अगर रूल 4 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो माइनस नहीं करवाएगा ना। तो अगर माइनस नहीं करा तो जब रिसीव होएगा तो तब टैक्सेबल भी नहीं होएगा। क्लियर हो पा रही हो मैं सब क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर ये जीएवी एक बार ये आ गई, जीएवी के बाद हम क्या माइनस करते थे, म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस को प्रॉपर्टी टैक्स भी कह सकते हैं हम, हाउस टैक्स भी कह सकते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स कब माइनस करते थे, अगर ओनर ने दिए कि टेनेंट ने दिए। ओनर ने, ये स्पेसिफिकली लिख लिया ओनर ने, चाहे इधर लिख लेना नॉट टेनेंट। और पे करे हुए कि एक्रूअल बेसिस पे, पे बेसिस पे क्लियर लिखा है, पेड बेसिस पे ही अलाउड होएगा, एक्रूअल बेसिस पे अलाउ नहीं होएंगे। अगर आपने इस साल पे नहीं करे, अगले साल जाके पे करते हो, तो अगले साल 2 सालों के भी अलाउ हो सकते हैं। एक तो पिछले साल के जो अगले साल पे करे, और आने वाले साल में उस साल का भी तो पे करे होंगे। तो जिस साल जितना पे करोगे म्यूनिसिपल सर टैक्स। हाँ जी बच्चे। सर कभी होता है ना कि एक आदमी ने कोई जमीन खरीदी पर उसकी नेक्स्ट जनरेशन कोई नहीं और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती है ना जमीन। हाँ तो हाँ मतलब कि वो जमीन किसी गरीब इंसान को दे दी ना। हाँ हाँ, तो उस वो जो उसमें जो घर बना था वो रेंटेड था, मतलब वहां पे लोग रह रहे थे। तो फिर हाँ। इनकम जो रेंट होंगे वो किसको देंगी? वो तो अब जो ओनर बन गया, अगर गवर्नमेंट ने किसी गरीब बंदे को दे दी तो गरीब बंदे के नाम पे ही चढ़ गई, तो ओनर अब कौन है, वो गरीब बंदा ही है। ये सर। तो बस जो ओनर है उसके नाम पे चढ़ जाएगी। क्लियर। अच्छा, ये जीएवी माइनस करके क्या, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस करके क्या आ जाता था, एनएवी। एनएवी में से ये एनए जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, एनएवी कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ है, सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 इज फॉर एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब क्या आ गया, सेक्शन 24। सेक्शन 24 इज फॉर डिडक्शन। एनएवी में से मैं क्या माइनस करता हूँ, 24 ए कहता है 30% ऑफ एनएवी, और 24 बी क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन फॉरवर्ड कैपिटल। जो प्रॉपर्टी को मैंने लेने के लिए लोन लिया, उस लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट दिया तो वो माइनस हो जाएगा। क्या ये इंटरेस्ट पेड बेसिस पे अलाउ होता है कि एक्रूअल बेसिस पे अलाउड होता है, एक्रूअल बेसिस पे अलाउड होता है। ये डिफरेंस है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे एंड इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे। क्या क्लियर है, ये सेक्शन 24 हो गया। उसके बाद हमने सेक्शन 25 क्या करा, टीडीएस। अगर ये इंटरेस्ट जो है मैं किसी बाहर वाले बंदे को दे रहा हूँ, ये चार्ट बनाया हुआ है इसका, अगर जो ये वाला इंटरेस्ट है मैं किसको दे रहा हूँ, किसी बाहर, इंडिया से बाहर बंदे को दे रहा हूँ, तो ये इंटरेस्ट मुझे तभी माइनस होएगा अगर मैंने उस पर टीडीएस काट लिया होएगा। और अगर उस बंदे का कोई भी एजेंट इंडिया में नहीं है तो मुझे उसका टीडीएस काटना ही काट, तो ही अलाउ होगा। कब, जब ये वाला इंटरेस्ट इंडिया से बाहर देगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये इंटरेस्ट लेट कर दिया पे करने में, तो सरकार इसके ऊपर क्या अलग, सरकार कह लो या बैंक कह लो, जिससे भी मैंने लोन लिया है, तो वो इसके ऊपर क्या लगा देगा, पीनल इंटरेस्ट। क्योंकि मैंने इंटरेस्ट लेट करा तो उसके ऊपर क्या लगा देगा, पीनल इंटरेस्ट। पीनल इंटरेस्ट कभी भी माइनस नहीं होता सेक्शन 24 में, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस होएगा। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर दी फॉलोइंग, किसके लिए नहीं होगी, पीनल इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट। और कई बार मैं लोन लेने के लिए क्या करता हूँ, किसी एजेंट को हायर कर लेता हूँ और उसको बोलता हूँ तू मुझे 1 करोड़ का लोन दिला दे, 10,000 रुपया तू ले ली। तो वो क्या होगी, उसकी कमीशन होगी, इंटरेस्ट, वो भी माइनस नहीं होएगा। मैं तो जो लोन पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ सिर्फ वही माइनस है। क्लियर है, लोन पे इंटरेस्ट, क्या प्रिंसिपल पोर्शन माइनस होएगा,
नहीं होएगा, तो ये भी स्पेसिफिक लिख दिया, प्रिंसिपल रीपेमेंट भी माइनस नहीं होगी। क्लियर। अब आके हमने ये कर लिया था सेक्शन नंबर 25 ए क्या था, एरिया। अभी हमने कहा एक्चुअल रेंट में से क्या माइनस कर दो, अनरियलाइज रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट। अब जिस भी साल ये अनरियलाइज रेंट मुझे रिसीव होएगा या एरियर्स ऑफ रेंट मुझे रिसीव होएगा, उस साल क्या हो जाएंगे, ये टैक्सेबल हो जाएंगे। पर इस अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट में से क्या म्यूनिसिपल टैक्स कभी भी माइनस होएगा, नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि वो उस साल पहले ही ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। फिर एनएवी आ जाती है, एनएवी में से 30% क्या माइनस होएगा, 30% तो इसमें से एरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट में माइनस करेंगे ही करेंगे। पर इंटरेस्ट कुछ भी माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि वो पिछले सालों में माइनस हो चुके। अनरियलाइज रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट में से सिर्फ क्या चीज माइनस होती है, 30%। सेक्शन नंबर 25 ए, डिडक्शन 24 की नहीं है, बस ये 25 ए में सिर्फ यही तो लिखा है कि अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट में से आपको 30% माइनस करना है, ये लिखा ही सेक्शन 25 है। क्लियर है। फिर आगे हमने क्या करा था, सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है, को ओनरशिप। अगर दो जनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंडिविजुअली जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालो। क्या निकालते हैं, जीएवी जो निकालते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड की 0 हो जाएगी, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स से सेल्फ ऑक्यूपाइड में 0 होते हैं, एनएवी 0 आ जाएगी, माइनस 30% 0 आ जाएगा, और माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिपेंड करेगा, अगर उसने न्यू टैक्स रेजीम लिया है तो कोई भी इंटरेस्ट माइनस नहीं होएगा, अगर ओल्ड टैक्स रेजीम है तो उसकी स्पेसिफिक लिमिट से 2 लाख या 30,000 माइनस हो जाएगा। ये कब देखना है, अगर किसी की प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और कोड प्रॉपर्टी है तो मिस्टर ए के लिए ये अलग निकाल देंगे और मिस्टर बी के लिए अलग निकाल देंगे। पर अगर ये प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाई हुई है तो क्या करेंगे, हम टोटल किराया लेंगे। तो टोटल जीएवी सपोज 2 लाख रुपया महीना वो प्रॉपर्टी टोटल थी, तो 2 लाख के साथ साल का हो गया 24 लाख, माइनस पूरे म्यूनिसिपल टैक्सेस करेंगे, एनएवी आ जाएगी माइनस 30%, और माइनस पूरा इंटरेस्ट माइनस करेंगे। जो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 करके, या जितने भी अगर सपोज 3 को ओनर है तो डिवाइडेड बाय 3 करके इंडिविजुअली हर को ओनर में डिवाइड कर देंगे। ये क्या कहता था, सेक्शन नंबर 26। फिर क्या करा हमने, सेक्शन नंबर 27, वो क्या था, डीम्ड ओनरशिप। मींस एक्चुअल में वो ओनर नहीं है पर हम ओनर मान लेंगे। इसका फर्स्ट केस कौन सा करा था, कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को या किसी भी वाइफ ने हस्बैंड को, एनी पर्सन ने अगर स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और उसके बदले कोई कंसीडरेशन नहीं दी, तो उसमें डीम्ड ओनर किसको मान लेंगे, जिसने ट्रांसफर कर, डीम्ड ओनर मान लेंगे। लेकिन किस केस में नहीं मानेंगे, अगर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और कोर्ट ने कहा तुम अलग अलग रह लो, लेबर पार्ट रह लो, एग्रीमेंट हो गया और उसके कारण प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, तो डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे। फर्स्ट केस ये करा था डीम्ड ओनर का। सेकंड केस क्या करा था, माइनर चाइल्ड को अगर मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूँ तो डीम्ड ओनर किसको मानेंगे, पेरेंट को मानेंगे, अगर विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर करी है। इसकी भी एक्सेप्शन क्या थी, अगर माइनर मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं तो डीम्ड ओनरशिप नहीं मानेंगे। थर्ड केस क्या करा था, थर्ड केस करा था इम्पार्टेबल एस्टेट। इम्पार्टेबल एस्टेट की प्रॉपर्टी लाइक एचयूएफ की प्रॉपर्टी, एचयूएफ के हाथ में डीम्ड ओनर मानेंगे, जबकि उसके एक्चुअल ओनर कौन होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं। फोर्थ केस कौन सा करा था, मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रॉपर्टी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम होती है, पर मेंबर को फ्लैट मिल चुका होता है, वो उसके पैसे दे चुका होता है, तो ओनर किसको मान लेंगे हम, डीम्ड ओनर किसको मान लेंगे, मेंबर को मान लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या करा था, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी उसके कागजों में उसके नाम नहीं चढ़ी, अगर कागजों में चढ़ेगी फिर तो वो एक्चुअल ओनर हो गया। डीम्ड ओनर कब हो गया, मैंने उसको पोजेशन दे दिया, या वो मुझे क्या दे चुके हैं, सारी कंसीडरेशन दे चुके हैं, या क्या कर चुके हैं, प्रॉमिस कर चुके हैं कि मैं आपको कंसीडरेशन दे दूंगा, या सेल डीड तो एग्जीक्यूट नहीं हुई है पर पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह उसको दे दिया। और लास्ट केस क्या करा था इसका, 12 ईयर से ज्यादा अगर लीज पे दे दिया तो भी इसको क्या मान लूंगा, डीम्ड ओनर। यही सेक्शन करें, सारे रिपीट कर रहे हैं हम। 22 वाज चार्जिंग सेक्शन, 23 वाज एनुअल वैल्यू, 24 वाज डिडक्शन, डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट वाली, 25 वाज टीडीएस। अगर मैंने इंटरेस्ट जो बाहर दे रहा हूँ इंडिया से उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। 25 ए वाज एरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट, अगर मैंने रिकवर कर दिया तो जिस साल रिकवर कर लिया उस साल टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे मैं उस साल ओनर हूं चाहे नहीं हूं, क्योंकि वो रेंट मिल किसके वजह से रहा है, क्योंकि उस साल मैं ओनर था और मैंने किराए पे चलाई थी। अब 10 साल बाद अगर मुझे रेंट रियलाइज होता है तो चाहे मैं ओनर हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन सिर्फ 30% डिडक्शन अलाउ होगी। सेक्शन 26 करा को ओनरशिप वाला और सेक्शन 27 करा डीम्ड ओनरशिप वाला। पूरे चैप्टर में यही था।
अच्छा बच्चों शांति, अब सुन लो, ये सेक्शन तो कर लिया, लेकिन अब इसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट जो डिस्कस करे थे वो फटाफट डिस्कस करने लगे हैं। अगर एक बिल्डर की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बिकी सारे, उसने 100 फ्लैट बनाए थे बिल्डर ने, बेचने के लिए बनाए थे, पर बिके सिर्फ 60 फ्लैट ही, 40 फ्लैट बिके नहीं। तो एज पर तो लॉ उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। क्यों डीम्ड लेट आउट मान लेंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है नोशनल वैल्यू पे भी टैक्स लगना ही लगना है। जीएवी हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। अगर एक्चुअल रेंट मेरा 0 भी है तो एक्सपेक्टेड रेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ही, तो नोशनल वैल्यू पे टैक्स लगना ही लगना है। तो क्या लेकिन बिल्डर्स के साथ वो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो कहते हैं एक तो मेरे 40 फ्लैट भी नहीं बिके, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, इसको कह रहे हैं इसके ऊपर नोशनल रेंट में टैक्स भी दे। तो उसको गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दिया है बिल्डर को? 2 इयर्स का टाइम। 2 इयर्स का टाइम दिया है कि तेरे को 2 साल तक तेरे को नोशनल रेंट नहीं लेंगे। 2 साल कब से नहीं लेंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which certificate of completion of construction of property is obtained from competent authority। मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी मार्च 2024 में पूरी होगी तो इसका एंड देखो, ये मार्च 2024 मीन साल कौन सा है? 23-24। ये साल खत्म कब होता है? 31 मार्च 2024। ये फ्रॉम द एंड ऑफ 31 मार्च 2024 से कितने देख लो, 2 साल, यानी कि 31 मार्च 2026। 24 था ना, 24 में 2 साल प्लस कर लो, तो 31 मार्च 2026 तक तो हम नोशनल रेंट पे टैक्स नहीं लेंगे सरकार। उसके बाद भी सरकार कहती है अगर तेरे फ्लैट खाली पड़े रहे तो उसका मैं नोशनल रेंट पे क्या ले लूंगी? टैक्स ले। नोशनल रेंट क्यों? एक्चुअल रेंट 0 हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट ये भी बन जाएगी। जो ये रेंट बिल्डर रिसीव करता है ये किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं जाएगा। ये वाला रेंट तो यही डिफरेंस है, ये वाला रेंट तो हमेशा ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। नोशनली अगर एक्चुअल में भी इसने किराए पे चढ़ा दी होती, इसने किराए पे क्यों चढ़ाई? क्योंकि इसका बिजनेस किराए पे चढ़ाना नहीं था, इसका बिजनेस तो फ्लैट बना के बेचना था। तो फ्लैट बिके नहीं तो कुछ टाइम के लिए इसने किराए पे चढ़ा दिया। तो इसकी इनकम तो हमेशा, अगर स्टॉक इन ट्रेड मेरा पड़ा है, उससे कुछ भी रेंटल आ रहा है, चाहे लेट आउट चाहे डीम्ड लेट आउट, तो इसकी इनकम हमेशा कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। पर एक बिल्डर ने 100 फ्लैट बनाए, उसने 100 फ्लैट बनाए ही क्यों? क्योंकि उसका काम था रेंट पे चढ़ाना, उसने बेचना उसका काम ही नहीं था। तो उसका बिजनेस किस चीज का था? रेंट पे चढ़ाना। तो रेंटल इनकम किस हेड में जाएगी? तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगी। दोनों डिफरेंस क्लियर हो पाए? या अगर मैं जिस प्रेमिसेस में बिजनेस कर रहा हूँ उधर कुछ पोर्शन किराए पे चढ़ा देता हूँ, वो इनकम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगी, वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगी। क्या इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है? और अगर किसी बंदे के पास 3 प्रॉपर्टीज है तो उसमें से कितनी प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं? 2। वो भी यहाँ लिखे है सेल्फ ऑक्यूपाइड और अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज ओनली। अगर 2 से ज्यादा है तो तीसरी प्रॉपर्टी को क्या मान लेंगे? डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट मान ली तो एक्चुअल रेंट तो 0 है, लेकिन जीएवी क्या आ जाएगी? एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर हो पा रहे हो? जो जो जैसे नहीं बिकते उनको अब रेंट पे चढ़ा देते, नहीं चढ़ाते नहीं लेकिन मान लेते लोग सर, हाँ, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है। वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। और जैसे 2 साल की लिमिट की नहीं मारेगा, 2 साल में बिल्डर ने इन टैक्स में चढ़ा दी हाँ, रेंट पे, तो अरे तो अगर 2 साल में बिल्डर ने रेंट पे एक्चुअल में चढ़ा दिए, फिर तो उसका एक्चुअल रेंट टैक्सेबल होएगा ही होएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में। नोशनल रेंट तो कब बोल रहा है कि नहीं, ये छूट कब मिली है? ये 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज की भी जो छूट है वो कब मिलती है? अगर किराए पे चढ़ाई नहीं हुई। अगर मेरे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी भी है और वो मैंने किराए पे चढ़ा दी, तो उसका जो एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल होएगा ही होएगा, चाहे एक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। ये तो कब हो रही है? अगर मैंने किराए पे चढ़ाई नहीं हुई। बच्चों छोड़नी ठीक है? क्लियर हो पा रहे हो? बिल्डर का काम ही प्रॉपर्टी रेंट पे करने का है। तो बिजनेस उसका हो गया रेंट पे सर चढ़ाना। जैसे 60 फ्लैट्स के रेंट पे और 40 उस पे रेंट पे नहीं, सर तब भी उसका ऐसे हाँ, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं वो आएगी? 40 किस में जाएगी? वो 40 रेंटल इनकम में जाएगी। अगर उसका काम 100 फ्लैट उसने किस लिए बनाए थे? रेंट पे चढ़ाने के लिए। उसमें से 60 तो रेंट पे चढ़ गए, पर 40 अभी रेंट पे नहीं चढ़े। सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ। तो उसकी इनकम किस साइड में जाएगी? बिजनेस में जाएगी। बिजनेस में अगर जाएगी तो क्या ये सेक्शन अट्रैक्ट होएगा? अगर ये सेक्शन ही नहीं अट्रैक्ट हो रहा तो इसमें इनकम कहाँ से जाएगी? तो बिजनेस हेड में जितना भी मुझे रेंटल इनकम होएगा वो मेरी सेल मानी जाएगी, टर्नओवर मानी जाएगी। उसमें ये डीम्ड रेंटल वाला कंसेप्ट ही नहीं आएगा। और उसमें 30% डिडक्शन भी नहीं मिलती है, इसमें तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है। क्लियर हो पा रहे हो बच्चों कि क्या क्या है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमने पढ़ा था। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्या जितना मर्जी मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ये पढ़ा ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल,
तो जितना मर्जी इंटरेस्ट, मतलब मैंने 10 करोड़ का लोन लिया अगर और 10% के ब्याज से लिया तो कितना परसेंट, कितनी अमाउंट का इंटरेस्ट दिया? 10 करोड़ का लोन लिया था एट द रेट ऑफ 10%, तो इंटरेस्ट कितना दिया? 1 करोड़। क्या पूरा का पूरा 1 करोड़ इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा? गलत, गलत। आप कहो सर प्रॉपर्टी लेट आउट थी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड थी? अगर तो लेट आउट थी मतलब कि किराए पे चढ़ाई हुई थी या डीप लेट आउट थी तो सर 100% अलाउ हो जाएगा ये 1 करोड़ का इंटरेस्ट, चाहे न्यू टैक्स रेजीम है चाहे ओल्ड टैक्स रेजीम है। पर अगर सर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएवी कितना होता है? 0 होता है। अगर सर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये टैक्स रेजीम है कि ओल्ड टैक्स रेजीम है। न्यू टैक्स रेजीम में इंटरेस्ट अलाउ होएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का न्यू टैक्स में इंटरेस्ट 0 अलाउ होएगा। लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रिजीम है और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट कितना अलाउड होएगा? सर अगर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया है तो अप टू 2 लाख, अगर रिपेयर के लिए लिया है, रिन्यूअल के लिए लिया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 30,000। और एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए भी अगर जो लोन लिया है और उसके 5 सालों में आपने घर कंप्लीट नहीं करा तो इंटरेस्ट कितना होएगा? 30,000 ही होएगा। और कंबाइंड इंटरेस्ट भी चाहे रिपेयर वाला 30,000 ले लो चाहे एक्विजिशन वाला 2 लाख ले लो, कंबाइंड मिला के भी कितना इंटरेस्ट अलाउ होता था? मैक्सिमम 2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रेजिम। ये याद है कि नहीं याद है? और बताया था अगर घर आपने 23-24 में घर पूरा कर लिया, ये पता कैसे लगता है पहले तो ये बताओ? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अगर वो सर्टिफिकेट सपोज मुझे मिल गया जनवरी 2024 में तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कब होएगा? 23-24 में तो कंप्लीशन मानी गई, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कब तक मानूंगा? छोड़ के उससे पहले वाला। मतलब कि अगर हो सकता है मैंने लोन तो ले लिया हो 20-21 में, ठीक है, तो 21-22 में भी वो लोन चला आएगा और 22-23 में भी, पर घर कब कंप्लीट हुआ? जनवरी में। तो इतने पीरियड के इंटरेस्ट को क्या मान लेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये देखो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक कौन सा है? ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड या प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। दूसरा कौन सा है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैसे लिखा है? पीरियड प्रायर टू दी प्रीवियस ईयर, और ये एरो कर दिया प्रायर टू दी कौन सा प्रीवियस ईयर? इससे पिछले वाले साल। इसका जो भी इंटरेस्ट होएगा, इंटरेस्ट अमाउंट जो भी होएगी उसको 5 से डिवाइड कर दो और इस इंटरेस्ट को आने वाले 5 सालों में रिडक्शन लो, कमेंसिंग फ्रॉम कौन सा ईयर? ईयर ऑफ एक्विजिशन और दी कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, उससे आने वाले 5 सालों में डिवाइड। ये इंटरेस्ट की बातें सबको क्लियर हो पा रही है? हमने क्या क्या करी इंटरेस्ट की बातें, ये करी। उसके बाद फिर हमने कर लिया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कर लिए सारे सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27 इतने सेक्शन पढ़े। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा? जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस इज इक्वल टू एनएवी माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 और फिर क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पर अब हमने केसेस करे थे इतने टाइप के, मैंने आपके लिए क्या बना दिया इधर? चार्ट बना। केसेस हमने जो अलग अलग टाइप के करे वो क्या करे? ये चार्ट आपके पास पीडीएफ है, अब अपने हाथों से फेयर नोटबुक जो आपको मैंने बोला है कि अलग बनानी है उसमें नोट कर लेना, ताकि ये ना करना इसमें बने हुए हैं, अपने हाथों से नोट करना, आपको ज्यादा समझ आएगा। प्रॉपर्टीज के हमने केसेस कर लिए। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक तो क्या हो सकता है? लेट आउट थ्रू आउट दी प्रीवियस ईयर, मतलब कि पूरे साल किराए पे चढ़ी रही। इसके एग्जांपल लिखो ताकि साथ साथ एग्जांपल भी जब यहाँ पे लिख लो, रेफर इलस्ट्रेशन 1 ऑन पेज 3.140 कि जब भी अगर डाउट लगे इसका क्या है, ये इलस्ट्रेशन आपने देख ली है। मतलब पूरा था लेट आउट ही, नॉर्मल जीएवी निकाल लो, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो और कर दो। सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता था? विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड। क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर पाया? क्योंकि मेरी कहीं एम्प्लॉयमेंट थी और सिटी में लगी थी और उस सिटी में भी मैं किराए पे रह रहा था। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ाई थी मैंने, यहाँ लिख भी थी कि अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इसके लिए जीएवी कितनी देते थे? पर किन बंदों के लिए, किन पर्संस के लिए? पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे लिए, किन पर्संस के लिए सिर्फ जीएवी नहीं, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पढ़ाया था और मैंने यहाँ लिख भी दिया ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर किसी फर्म के पास एक घर है और वो एक घर खाली भी पड़ा है तो उसकी जीएवी कभी भी नील नहीं होगी, जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। और मैक्सिमम कितनी प्रॉपर्टीज? ओनली अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। इसके साथ पॉइंट 2 के साथ लिख लो, रेफर
इलस्ट्रेशन 3 ऑन पेज 3.148 क्लियर है। फिर हमने बिल्डर का एग्जांपल करा था, बिल्डर का प्रॉपर्टी हेल्ड है स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए होगी, बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए लिख दिया, स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए होगी। इसकी भी जीएवी कितनी लेंगे, नील, बट कितने साल तक, ओनली अप टू 2 इयर्स। 2 इयर्स कहां से देखने हैं, जिस साल वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर बिल्डर को दिसंबर 2023 में क्या मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो किस साल में मिला, 23-24, तो ये साल खत्म कब होता है, 31 मार्च 2024। इसमें प्लस कर लो 2 साल, यानी कि 31 मार्च 2026 तक तो उसकी जीएवी नील मान लेंगे, पर उसके बाद टैक्सेबल हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट अगर किराए पे नहीं चला गया। यही लिखा है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which certificate of completion of construction of property is obtained from competent authority। क्या क्लियर है। फिर हमने क्या केस करा, let out property is vacant for the part of the, मतलब 12 महीने में से 10 महीने तो किराए पे चढ़ी रही और 2 महीने खाली चढ़ी रही, तो हम इसमें क्या केस करा था, owing to vacancy actual rent is lower than expected rent, तो भी हम एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मानते थे। ये करा था ना एग्जांपल क्लास में, लिख लो एग्जांपल अगर भूल लो ना, रेफर illustration 5 on page 3.152 लिख लेना, आपको याद रहेगा कि owing to vacancy अगर मेरा एक्चुअल रेंट कम आता है तो मैं जीएवी फिर भी एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी एक्चुअल रेंट ले लेता था, बट owing to vacancy अगर पूरे साल चढ़ा रहता तो मेरा एक्चुअल रेंट ज्यादा ही आता। फिर हमने क्या करा था, लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब अगर मेरा घर है, पूरा घर 9 महीने तो मैंने किराए पे रखा और 3 महीने मैंने खुद ऑक्यूपाई कर दिया, पूरा पोर्शन नहीं पूरा घर, तो इसमें तो नॉर्मल प्रोविजन ही लगते थे। एक्सपेक्टेड रेंट में पूरे साल का ही निकालता था, म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे साल के माइनस होते थे, एक्चुअल रेंट कितने 9 महीने का आता था, क्योंकि 3 महीने तो मैंने बस नॉर्मल प्रोविजन लगते थे। इसको रेफर करने के लिए इधर आप लिख लेना, डाउट ना आए, रेफर इलस्ट्रेशन 7 ऑन पेज 3.157। ये आपको लग रहा है अभी आपको सब याद है, जब थोड़े टाइम बाद देखोगे आपको ये इलस्ट्रेशन बहुत काम आएगी, कंसेप्ट अभी तो पूरे रिफ्रेश है तो कर लेना। उसके बाद क्या था, पोर्शन लेट आउट एंड पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। सपोज मेरे घर में 3 कमरे हैं, 2 कमरे मैंने पूरे साल किराए पे चढ़ाए रखे और 1 कमरा मैंने पूरे साल खुद रहता रहा उसमें, तो पोर्शन लेट आउट एंड पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट कैसे करता था, सारा पोर्शनमेंट कर देता था। अगर 2 कमरे किराए पे चढ़ाए, टोटल 3 कमरे थे अगर, और 2 कमरे रेंट पे चढ़ाए, तो किस अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करता था, 2/3 से। एक्सपेक्टेड रेंट को भी 2/3 से प्रोपोर्शनेट कर दूंगा, 2 कमरे किराए पे चढ़ाए और टोटल 3 कमरे थे। म्यूनिसिपल टैक्सेस भी 2/3 से प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, सब हो जाएगा। इसका भी इलस्ट्रेशन लिख लो, इलस्ट्रेशन, रेफर इलस्ट्रेशन 9 ऑन पेज 3.162। ये किसके साथ है, 6 पॉइंट के साथ है। और डीम लेट आउट कब मानता था मैं, डीम लेट आउट कब मानता था, जब 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए। डीम लेट आउट मींस चाहे किराए पे नहीं भी चढ़ी तो तीसरी प्रॉपर्टी को मैं मान लूंगा। क्या सिर्फ तीसरी प्रॉपर्टी को, मींस अगर पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी और फिर तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी, तो पहली 2 को एग्जेम्प्ट करूंगा कि कोई भी 2 एग्जेम्प्ट, कोई भी 2 हड़ताल कर सकता हूं। इसका भी लिख लो, रेफर इलस्ट्रेशन 8 लिख रहे हो ना सारे बच्चों, ये ऑन पेज 3.159। ये किसके साथ है, 7th पॉइंट के साथ है। ये लिख ली सबने, सबके साथ एग्जांपल। ये क्या करा, सेक्शन तो कर चुके थे, फिर डिफरेंट एग्जांपल करे थे कि प्रॉपर्टियां डिफरेंट टाइप की हो सकती थी, जो पूरे साल किराए पे चढ़ी रहे, पूरे साल किराए पे नहीं चढ़ी रही, या कुछ महीने किराए पे चढ़ी रही और कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, या कुछ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड था और कुछ पोर्शन किराए पे था। ये डिफरेंट एग्जांपल करे थे, किस केस में वो पोर्शनमेंट करनी होती है, यहाँ सब लिख ले। क्लियर है। उसके बाद में काम करो, एग्जाम्पल यहाँ लिखते रहो, थोड़ा आपको और होएगा। यहाँ लिख लो अपने फेयर नोटबुक में, या अभी एक पेज लिख लो उसमें नोट डाउन कर लो, और फेयर नोटबुक में अच्छी तरह कर लेना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। पीडीएफ ग्रुप में डाल देना, मैंने ये वाली तो ग्रुप में डाली है, फिर से डाल देना, एक्स्ट्रा लिखा होगा नहीं इसकी ना एक काम करना, ये लास्ट में जो करी हुई है आप नोट कर लेना,
ये सिर्फ एग्जांपल ही नोट कराया ना जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए इलस्ट्रेशन 6 ऑन पेज 3.155 ये जरूर रेफर कर लेना, आपके कंसेप्ट और क्लियर होते रहेंगे इलस्ट्रेशन देखने के लिए। penal interest on unpaid, क्या penal interest on unpaid interest अलाउड होता है? नॉट अलाउड। और इसकी इलस्ट्रेशन लिख लेना, रेफर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 3.175। और अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, इसका ये ऊपर हमने कंसेप्ट ये करा था, देखो रेजिडेंशियल मैंने तो ही बनाया था। इंडियन इनकम कौन सी होती है? ये होती है, चार्ट में हमने पढ़ा था। अब प्रॉपर्टी अगर सिचुएटेड इन इंडिया है, क्या वो हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे रेजिडेंट है बंदा की नॉन रेजिडेंट है? अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है तो मीन्स इंडिया से एक्री हुई, चाहे रिसीव इंडिया में कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऑलवेज टैक्सेबल, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। पर अगर प्रॉपर्टी बाहर है, तो अगर तो इंडिया में रेंट रिसीव कर रहा हूं तो हर बंदे के लिए टैक्सेबल होगी। अगर इंडिया में रेंट रिसीव कर लिया मीन इनकम इंडिया में रिसीव करी, इंडियन इनकम बन गई। पर अगर प्रॉपर्टी भी बाहर है, रेंट भी बाहर ही रिसीव कर रहा हूं, तो वो कौन सी इनकम बन गई? फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होती है? जो नॉन रेजिडेंट हो उसके लिए टैक्सेबल होती है? नहीं होती। किसके लिए होती है? R+OR एंड रेजिडेंट। ये क्लियर, ये चार्ट बनाया था। अब इसका मैंने आपको ये बताया था, अगर प्रॉपर्टी बाहर है, रेंट तो इंडिया में रिसीव कर रहा हूँ, पर म्यूनिसिपल टैक्सेस कहाँ पे करूंगा? बाहर ही। तो क्या उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी? हो जाएगी। क्लियर होना कि उसकी डिडक्शन भी अलाउ हो जाएगी। उसके लिए भी लिखना है, एक एग्जांपल यहाँ लिखना है, प्रॉपर्टी। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपने जब रिवीजन भी करनी हो ना, कोई पॉइंट मिस ना आया, फटाफट कर सको। प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया के लिए लिख लो, रेफर इलस्ट्रेशन 2 ऑन पेज 3.145। फिर हमने अनरियलाइज रेंट के लिए पढ़ा। अनरियलाइज रेंट के लिए कौन सा रूल पढ़ते हैं? अनरियलाइज रेंट के लिए कौन सा रूल फुलफिल होना चाहिए जिसके लिए डिडक्शन मिल जाए और आने वाले टाइम में टैक्सेबल हो जाए? रूल 4 भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए लिख लो, रेफर इलस्ट्रेशन 4 ऑन पेज 3.152। फिर हमने क्या एक पढ़ा, एरियर प्लस अनरियलाइज्ड रेंट। कौन सा सेक्शन पढ़ा था? एरियर्स और अनरियलाइज्ड रेंट का 25 सेक्शन 25A। चाहे मैं उस साल ओनर हूं चाहे नहीं हूं, कितनी डिडक्शन मिलती है 25A में? सिर्फ 30% की। इसके लिए भी लिख लो, रेफर इलस्ट्रेशन 10। लिख लो बच्चों, पेज कोई बात नहीं है, खराब हो जाएगा। पेज 3.165 कर लो, पेज खराब। अच्छा, और को ओन्ड प्रॉपर्टी के केस में क्या करते थे हम? अगर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सबके लिए अलग अलग निकालते थे, और अगर लेट आउट है तो पूरी इकट्ठी निकाल के, ये भी सब इकट्ठे निकाल के, एंड में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती थी उसको डिवाइडेड बाय ईच कोनर कर देते थे, ठीक है। तो को ओन्ड प्रॉपर्टी का भी एग्जांपल लिख लो, रेफर। ये क्यों लिखवा रहा हूं? अगर बाई चांस कभी आप रिवाइज कर रहे हो, आपको पॉइंट तो याद है पर आपको लग रहा है पूरा नहीं याद आया, इलस्ट्रेशन खोल लो, सॉल्व करो, फुल क्लियर हो जाएगा। ताकि, और इलस्ट्रेशन कब खोल पाओगे? अगर आप लिखी हुई है उसके साथ कि इसके लिए स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन ये है। इलस्ट्रेशन 11 ऑन पेज 3.167। क्या ये सारी आपने लिख ली है? सबने ये वाले पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा और ऊपर वाले के साथ भी सबने इलस्ट्रेशन लिख ली थी? किसकी? इसकी है? ये नहीं लिखी, कोई बात नहीं, किसी बच्चे से लिख लेना। एक मिनट, अभी बाद में मैं बताता हूँ उसको। अब इसके हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो इन्होंने समरी दी है बुक में, वो भी बड़ी अच्छी दी है, निकाल लो, अभी आपको दिखाते हैं। ये तो हमने अपनी बना ली, आपको वो पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हो। अच्छा, एक जो आपके अभी ये नोट्स बनाए हैं ना हैंड रिटन, जहां लास्ट पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जहां ऊपर लिखा हुआ है ना हैंड रिटन चार्ट्स में, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में, यहाँ ये भी लिख लो, रेफर पेज 3.150 फॉर
चार्ट आईसीआई स्टडी मटेरियल का, वो पूरा चार्ट दिया हुआ है ना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के साथ लिख लो रेफर पेज 3.150 ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल और चार्ट। ये कौन सा चार्ट है? ये वाला है कि न्यू टैक्स रिजीम में तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए अलाउ होएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कुछ नहीं अलाउ होएगा, और जो हमने ये करा इसके साथ मैंने आपको ये लिखाया था, इधर ये लिख लेना, दोनों की कंबाइंड मैक्सिमम लिमिट भी हमेशा कितनी रहेगी? 2 लाख। नहीं लिखा तो लिख लो यहाँ पर कि दोनों की 30,000 और 2 लाख मिला के भी कंबाइंड मैक्सिमम हमेशा 2 लाख रहेगी। अब इसकी समरी पे, अच्छा ये चार्ट प्रेजेंटेशन में कभी भी आ जाए आपको हमेशा ऐसे ही प्रेजेंटेशन देनी है। क्लियर हो? चलो इसकी समरी पे आओ। ये आ जाओ पेज नंबर 3.170 पर आ जाओ बच्चों सारे। अब इसकी समरी से देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखो यहाँ सेक्शन नंबर इन्होंने दिया हुआ है, क्या सेक्शन नंबर हमने भी पढ़ा है 22। कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन है। वो कहते हैं प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट होनी चाहिए। सिर्फ वेकेंट लैंड का किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। असेसी मस्ट बिल्डिंग के आगे वाली लैंड होती है, जो बिल्डिंग के आगे, वो तो क्या होगी? लैंड अपार्टमेंट होगी कि वो बिल्डिंग के साथ ही अटैच थी, मैंने सिर्फ लैंड नहीं ली, वही तो मतलब था लैंड अपार्टमेंट का। और सिर्फ वेकेंट लैंड नहीं होगी, ठीक है। और उसका असेसी क्या होना चाहिए? हमेशा ओनर होना चाहिए। अगर असेसी ओनर नहीं है फिर भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कब हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाती है? एक तो बिल्डिंग का तो ओनर है ना, अनरियलाइज रेंट अगर मैं रिकवर करता हूँ उस साल ओनर नहीं भी है तो भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम टैक्सेबल हो जाती है। फिर द प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज फॉर एनी पर्पस। क्या सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए? अरे नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाता है। कंफ्यूजन ना हो जाए ना, हाउस प्रॉपर्टी मींस घर नहीं, घर नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी का हेड भी किस हेड में जाता है? हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाता है। लेकिन अगर किसी का काम ही प्रॉपर्टी या रेंट पे चढ़ाना है तो बिजनेस हेड में जाएगा। या अगर मेरी ये प्रॉपर्टी है जिसपे मैं बिजनेस कर रहा हूँ और इसका कुछ पोर्शन किराए पे दे देता हूँ तो भी किस हेड में जाएगी मेरी इनकम? बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्सेज में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती। ये पढ़ाया था आपको, ठीक है। और स्टॉक इन ट्रेड, चाहे प्रॉपर्टी मैंने स्टॉक इन ट्रेड में करी हुई है, बिल्डर का एग्जांपल दिया था, फिर भी उसकी रेंटल इनकम किसमें जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी। बिल्डर का एग्जांपल दिया था, ये सेक्शन 22। इसको और डिटेल में, मतलब सिर्फ जो छुटपुट पॉइंट्स हैं कि प्रॉपर्टी चाहे फ्री होल्ड थी चाहे लीज होल्ड थी उसका रेंट भी किसमें जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। स्पेसिफिकली यहाँ लिख लो रेफर पॉइंट 2.2 plus 2.3 on page 3.136, 3.137, 3.138 एंड 3.139। इधर क्या लिखा हुआ है? वो कॉम्पोजिट रेंट वाली भी जो हमने बात करी, वो सारे पॉइंट्स भी ये इन पॉइंट्स में कवर हो जाएंगे आपके। जो छुटपुट पॉइंट्स हैं वो सारे आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। ये लिख दिया, आगे बढ़ लो। फिर लिख लो बच्चे, सबने लिख लिया। चलो फिर उसके बाद सेक्शन 23 क्या करा? एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। एनएवी कैसे आती है? जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करके। पर म्यूनिसिपल टैक्स कौन से माइनस होते हैं? जो हमने पे करे होते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये हमने स्टेप सारे देख ही चुके हैं कैसे करते हैं। पहले फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो, जौन सी हायर आएगी उसको स्टैंडर्ड रेंट से करो। फिर क्या आ जाता है मेरा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करता हूं मैं? एक्चुअल रेंट से। इधर भी लिख सकते हो आप अगर लिखना है, सी बॉक्स पॉइंट्स, बॉक्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं, किस पेज पर दिए हुए हैं? ऑन पेज 3.140। इसके साथ लिखना, इस पॉइंट के साथ लिखना, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट के साथ सी बॉक्स पॉइंट्स। अरे यार आप लिख ही नहीं रहे क्या? बस घर जाके काम पढ़ा रहे तो लिख ही जाओ, मुझे कुछ नहीं, क्लास में बैठे आपका टाइम ही बचना है। और घर जाके ये बता दो 10 में से 8 चीजें लिख लोगे, 2 चीजें मिस होंगी होंगी। क्लास में बैठे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलो उसके बाद ये कर चुके हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लीव जो अभी हमने करी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज। डिडक्शंस कर ली हैं हमने ये सारी। इनएडमिसिबल डिडक्शन कौन से सेक्शन में पड़ी थी?
सेक्शन 25 में टीडीएस वाली जो पड़ी थी, ठीक है जी। उसके बाद ये रिकवरी ऑफ, ये देखो सेक्शन नंबर सारे लिखे हुए हैं, ये अनरियलाइज रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट, ओन्ड प्रॉपर्टी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद लास्ट में रूल 4 कहाँ पढ़ा था हमने, इसके लिए पढ़ा था अनरियलाइज रेंट। रूल 4 का पेज नंबर लिख लो, ताकि एंड में अगर आप चार्ट भी कई बार देखना तो आपको फटाफट से समझ आ जाए, ये ना लगे चार्ट कुछ अधूरा है। जो भी पेंडिंग पॉइंट्स है हमने सारे यहाँ भी लिखे। क्लियर? कुछ रह गया बताओ, ऊपर करो। अब ये हमारी समरी वीडियो इसकी बन गई है, समरी वीडियो भी अलग से अपलोड होगी। हाँ, समरी वीडियो भी आपकी अलग से अपलोड हो जाएगी। समरी वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मेन लेक्चर्स को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं, मेन लेक्चर्स तो आपको देखने ही देखने हैं। इसको थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग तो हम पूरी रखेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या हो सकता है 2 महीने बाद आपको लगे समझ तो आ गया था, पर अब माइंड में लिमिट्स ही नहीं रिकॉल हो रही। आज तो सेक्शन सारे याद है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 2 महीने बाद यार 23 सेक्शन क्या था, यार 24 क्या था। इंटरेस्ट तो याद है, माइनस होता है, क्या क्या लिमिट थी और किस किस केस में लिमिट थी, न्यू टैक्स रिजीम में क्या थी या ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या थी। उसके 2 ऑप्शन होंगे, तब तो या तो अपने पूरे पूरे लेक्चर दोबारा से देखो, या इस समरी वीडियो को फटाफट घुमाओ और रिकॉल हो जाए। और इस समरी वीडियो का क्या एडवांटेज है, आप थोड़े थोड़े टाइम बाद, 2-2, 3-3 हफ्ते बाद, मैं अभी चेक हो जाइए कितने मिनट्स की बनी है, मेरे हिसाब से ये 40-50 मिनट्स की वीडियो बनी है। 40-50 मिनट चाहे आप अपनी बुक भी ना सामने रखो, कई बार वैसे ही फ्री बैठे हो, कानों में लगाओ हेडफोन और इसको रिकॉल होगी चीजें, नहीं भूल लोगे। पर अगर 4 महीने बाद ये देखना चाहोगे, भूल कुछ ना कुछ स्किप हुई होगी भाई। हम हर टॉपिक ही ऐसे ही बनाएंगे, और ये मैं अलग से आपको ऐप में दे दिया करूंगा, ताकि आपको सिर्फ अगर ये वीडियो भी चलाओ काम चलता है। ठीक है, अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ।